नमस्कार, मैं दामिनी यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ हिंदी की बिंदी में। शहर दर शहर घर जलाए गए, यूं भी जश्ने तरफ मनाए गए। एक तरफ झूम कर बाहर आई, एक तरफ आशियां जलाए गए। ये शेर है उस गज़ल के जो दुनिया भर में मशहूर नाटक जिन लाहौर नहीं वेख्या ओ जम्मई नहीं में शामिल हैं। और ये इसे लिखने वाली कलम है जाने माने साहित्यकर्मी असगर वजाहत साहब की, जो कि आज हमारे साथ मौजूद हैं। असगर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी की बिंदी में। बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने बुलाया। बहुत धन्यवाद। दिलचस्प है कि जब इस नाटक जिन लाहौर नहीं वेख्या ओ जम्मई नहीं के मंचन को 20 साल पूरे हुए तो पूरे दुनिया भर के अनेक शहरों में इस नाटक के मंचन हुए, इस पर गोष्ठियां हुई। लेकिन जब 1989-90 के दशक में ये नाटक लिखा गया था, तब कोई निर्देशक इसे सुनने तक को राजी नहीं हुआ था। फिर इसे मंच पर साकार किया जाने माने रंगकर्मी हबीब तनवीर साहब ने साल 2090 में। फिर उसके बाद इस नाटक ने देश विदेश में जो परचम लहराया, वो अपना इतिहास आप है। सर ठीक है, फिर सीधा जुड़ते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि हम जानना चाहेंगे कि जो आपके लिखे नाटक जिन लाहौर नहीं वेख्या और जम्मई नहीं की शुरुआत से, तो कहा जाता है कि हर अमर कृति रची नहीं जाती बल्कि वो अपने रचनाकार से खुद को रचवा लेती है। इस नाटक के जन्म की कहानी हम आपकी ज़बानी सुनना चाहेंगे। देखिए, बहुत रोचक कहानी है, बहुत मजेदार कहानी है। आप जानती हैं कि हर चीज के सूत्र होते हैं जी। हर चीज को जो आपको मिलती है तो कहीं ना कहीं से मिलती है जी। विचार के रूप में, बात के रूप में, समाचार के रूप में, घटना के रूप में। तो ये जब नाटक का विचार मुझे मिला तो उस समय मैं बहुत परेशान था। मतलब फिजिकली परेशान था। बहुत गर्मी से कहीं से आया था, गर्मी के दिन थे, बहुत भूख भी लगी थी, आराम करना चाहता था। लेकिन उस दौरान जो है वो एक मित्र थे, उनका नाम था संतोष कुमार जी। किताब थी जो, अच्छा, वो उर्दू के पत्रकार थे, लाहौर के पुराने रहने वाले थे जी। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी किताब है, इससे मैं तुम्हें 10 लाइनें सुनाना चाहता हूँ। जी। 10 लाइनें उन्होंने सुनाई और उन लाइनों में बहुत कुछ था, लेकिन एक लाइन में ये लिखा हुआ था उन्होंने कि एक बूढ़ी औरत थी, वो पार्टीशन के बाद भारत नहीं आई, हिंदू बूढ़ी औरत, वो वहां रह गई और लोग उसका बड़ा सम्मान करते। वो बहुत अच्छी थी, उसका लोग बहुत ध्यान करते थे। ये एक वाक्य था। तो इस एक वाक्य ने एक बीज का काम किया, बीज, है ना? बीज का काम किया और उससे फिर वो पूरा का पूरा एक विशाल पेड़ खड़ा होना शुरू हुआ, धीरे 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 धीरे। तो बीज जैसे आप बो देते हैं, फिर वो विशाल पेड़ बनता है। तो मैंने ये सोचा कि अगर कुछ लोग उसको बहुत पसंद करते होंगे, पसंद कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं करते होंगे। अब यहाँ क्या हुआ कि नाटक का जो बुनियादी तत्व है, द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट, वो पैदा हो गया, है ना? तो अब यहाँ दो पक्ष हो गए। इन दो पक्षों के बीच में नाटक जो है वो आगे बढ़ना शुरू हुआ और फिर बाकी सारी की सारी जो दूसरी घटनाएं विभाजन के बारे में जो सुनी थी, उनको इसमें जोड़ा गया, वो जुड़ती चली गई। वो जब जुड़ती चली गई तो उसका एक रूप बनने लगा, है ना? फिर ऐसा हुआ कि लखनऊ से एक परिवार गया था लाहौर। तो लखनऊ वालों का, वहां की महिलाओं का पहनावा अलग होता था, लाहौर का अलग। तो इस एक लखनऊ से गई महिला ने मुझे बताया कि वहां तो सड़क पर देख के मुझे लोग हंसते थे कि अरे ये क्या पहने हुए, कैसे कपड़े पहने हैं। तो अलग कल्चर थे। दो अलग कल्चर जब मिलते हैं, है ना, तो क्या होता है, ये नाटक का एक विषय है।
है क्या ना। बात। जी जी। तो इस तरह से बहुत से अनुभव उस एक पंक्ति में आकर जुड़ने लगे और वो जुड़ते जुड़ते जो है वो पूरा का पूरा नाटक जो है वो बन गया। जी उसी पंक्ति में आकर जुड़े उस समय एक उर्दू के कवि थे नासिर काज़मी, जी जो लाहौर में रहते थे। जी। तो वो एक कवि की नजर से वो विभाजन को देखते थे, है ना। हम्म। उनको दुनिया को देखने का नजरिया उनका एक कवि का नजरिया था। जी जी वो जी आके जुड़ने लगे। तो जी इस तरह से चीजें जुड़ती गई और वो मतलब लोग आते गए, कारवां बनता गया, कुछ ऐसा हुआ। जी जी जी। तो असगर साहब, पहली बार इस नाटक के मंचन से जुड़ी आपकी क्या यादें हैं? देखिए ऐसा था कि हबीब तनवीर ने पहला शो किए। जी हबीब तनवीर की शैली बिल्कुल दूसरी थी। जी वो जी। लोक नाटक करते थे। हम्म उन्होंने कभी इस तरह का जो कहना चाहिए कि सीधा कहानी के ऊपर आधारित नाटक, ट्रेडिशनल नाटक कह सकते हैं आप, नहीं किया हो। जी। तो जब उन्होंने ये तय किया कि उसे करेंगे, तो मुझे भी और दूसरे लोगों को बड़ा संदेह हुआ हम्म। कि वो कैसे करेंगे, क्योंकि ये उनकी शैली नहीं है, जी उनकी शैली दूसरी। जी लेकिन एक बड़े रचनाकार की ये पहचान होती है जी कि वो अपने आप को कैसे तेजी से बदल लेता है। जी तो हबीब साहब ने इसको इतना अच्छा किया, इसके शोज इतने बढ़िया हुए जी। कि लगभग उसके बाद कोई वैसा मुश्किल से कर पाया, है बेशक ना। बेशक। जबकि बीसियों निर्देशकों ने इसको किया है, जी 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 अलग अलग भाषाओं में हुआ है, अलग अलग देशों में हुआ है। जी तो हबीब तनवीर को जो नाटक की और जो पात्रों की समझ थी, जी। वो बड़े गजब की समझ थी। उनको बेशक। शैली की जो समझ थी, वो जी बड़ी गजब की समझ थी। उसके साथ ये प्रदर्शन जो उन्होंने किए, जी। तो ये बड़े लैंडमार्क हो गए। बिल्कुल। और इस नाटक ने जो जिस संस्था ने किया था इसको, जी जो श्री राम सेंटर है, जी। श्री तो राम। श्री राम सेंटर की रिपेटरी जो है उसने इसको प्रोडक्शन, तो उनको इतने ज्यादा इसको करने के न्योते मिल रहे थे कि वो कई साल तक इसको करते रहे। बेशक। और हबीब तनवीर साहब और ये नाटक, ये तो एक दूसरे के पर्याय ही बन गए थे। तो जिन किरदारों को इस नाटक में आपने अपने बहुत गहन अनुभव से और बहुत सारी यादों को समेटते हुए लिखा, उन किरदारों को हबीब तनवीर साहब के निर्देशन में मंच पर जिंदा होते देखकर पहली बार आपके मन में क्या एहसास आया, कैसा महसूस हुआ आपको? देखिए मुझे बड़ी खुशी हुई। एक आपको उदाहरण दूं, जी उसमें एक मौलवी का कैरेक्टर, मौलवी है, एक मौलवी का पात्र है। जी। तो जब स्टेज पर मैंने उसको देखा, रिहर्सल के दौरान देखा, हम्म तो मैंने देखा कि हबीब साहब ने जो उसको मैनरिज्म दिया है, हम्म। वो कैसे हाथ चलाता है, पानी झटकता है, जी। तो वो मुझे बहुत जेन्युइन लगा, बहुत सही लगा, क्योंकि वैसा मैंने देखा था। हम्म तो मैंने हबीब साहब से पूछा, हम्म मैंने कहा ये मैनरिज्म आपने कैसे दिया उसको। तो हबीब साहब ने कहा कि आपको शायद ये मालूम नहीं होगा हम्म। कि मेरे पिताजी मौलवी थे ओह! और मैंने अपने पिताजी का मैनरिज्म इसको दिया, क्या बात! है ना। बहुत खूब। तो अब आप ये देखिए कि कितनी मेहनत से उन्होंने एक एक कैरेक्टर पर काम किया बेशक, कि इसमें कोई इस कैरेक्टर को क्या मैनरिज्म देना है, जी, उसको क्या देना है, ये कैसा होगा। हुँ, तो इतने विस्तार से काम करने का नतीजा ये निकला कि जी, जब वो लिखे हुए पात्र मंच पर आए, जी, तो वो लिखे हुए से ज्यादा प्रभावशाली थे। जी, ये आगे चलकर तो असगर वजाहत साहब के नाटकों को हबीब तनवीर साहब के अलावा M.K. रैना, दिनेश ठाकुर, राजेंद्र गुप्ता, शहीम किरमानी, टॉम ऑल्टर और वामन केंद्रे जैसे निर्देशकों का साथ मिला। वैसे दोस्तों, जिन असगर वजाहत साहब से आज हम बात कर रहे हैं, आइए उनकी शख्सियत के पहलू के बारे में संक्षेप में कुछ और बातें भी आपको बताते हैं। असगर वजाहत साहब की शख्सियत उनके कद से भी बुलंद है। उनकी कलम की ये सबसे बड़ी खासियत है कि वो सरहदों की खाक उड़ाती चलती है।
दर्जनों नाटक, उपन्यास, कहानियां, लघु कथाएं लिखने वाले असगर वजाहत ने गद्य की लगभग हर विधा में लिखा ही नहीं है बल्कि एक गहरी छाप भी छोड़ी है। इनकी रचनाओं का नायक हमेशा समय और समाज रहा है और रचनाओं में अपने वक्त की हकीकत बयान करते किरदार समझ ही नहीं आता कि इधर का सच बता रहे हैं या उधर का। इनकी रचनाओं का सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं के अलावा अंग्रेजी, इटालियन, रूसी, फ्रेंच, ईरानी, उज़्बेक, हंगेरियन, पोलिश जैसी कई अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। असगर साहब चर्चित साहित्यकार होने के अलावा बेहतरीन चित्रकार भी हैं और बुडापेस्ट, हंगरी जैसी जगहों पर इनकी सोलो पेंटिंग एग्जीबिशन भी लग चुकी है। ये फिल्म, टेलीविज़न और निर्देशन की दुनिया से भी जुड़े हुए हैं। साथ ही 42 सालों से भी ज़्यादा वक्त से ये शिक्षण का काम भी कर रहे हैं। ये ऐसे उस्ताद हैं जिनके सबक सिर्फ क्लासरूम में ही ख़त्म नहीं हो जाते बल्कि हर सामाजिक सरोकार और हालात के प्रति जवाबदेही तय करना सिखाते हैं, वो भी साथ खड़े होकर। अपनी इसी बेबाकी की वजह से सोशल मीडिया वगैरह पर लगातार सक्रिय रहने वाले असगर वजाहत बहुत बुरी तरह से आलोचनाओं के घेरे में भी रहते हैं अक्सर। ये हमारे समय की बदकिस्मती है कि आज ऐसे साहित्यकारों, कलाकारों को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया जाता है जो कि राजनीति से कोसों दूर हैं, जो हमारे समाज की धरोहर हैं, जो सिर्फ सजग, सचेत और जिम्मेदार नागरिक हैं, जैसे कि जावेद अख्तर साहब, शबाना आज़मी, नसीरुद्दीन शाह साहब, गिरीश कर्नाड जी और खुद असगर वजाहत साहब तक। इनका सबसे बड़ा कसूर सिर्फ इतना नज़र आता है कि ये सवाल पूछने की हिम्मत करते हैं। हालांकि आलोचनाओं से निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका होता है गैर ज़रूरी लोगों को नज़रअंदाज कर देना, लेकिन असगर साहब ऐसा नहीं करते क्योंकि उनका मानना है कि वे जो भी कह या कर रहे हैं उसकी जवाबदेही करना उन्हें आता है और उनके पास उससे जुड़े हर सवाल का जवाब भी है। तो जुड़ते हैं वापस असगर साहब से। असगर साहब, आज रंगमंच तकनीक के दृष्टिकोण से बहुत तरक्की कर चुका है, कई नई टेक्नोलॉजी इससे जुड़ चुकी हैं। ऐसे में नाटकों के लेखन के लिहाज से आप सबसे बड़ी चुनौती क्या महसूस करते हैं? देखिए, ऐसा है कि नाटक की और दूसरी भी जो विधाएं हैं कला की, जी, उनकी परिभाषा व्यापक हो रही है, फैल रही है। बिल्कुल। उनकी 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 परिभाषा में एक विस्तार आ रहा है ना? जी। तो नाटक की परिभाषा में भी विस्तार आ रहा है। नाटक में अब जो है वो माइम आके जुड़ गया, नाटक में अब जो एक्शन प्ले आके जुड़ गया, जी, नाटक में अब एक तरह का एक्रोबैटिक आके जुड़ गया। जी, जी, नाटक के लिए अब ये कहा जाने लगा कि नाटक की जो स्क्रिप्ट है वो जरूरी नहीं रही, है ना? उसके बिना भी नाटक हो सकता है। सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन आप देखिए कि बुनियादी तौर से नाटक एक समूह द्वारा एक समूह के लिए करने वाली एक्टिविटी है। बेशक। एक समूह करता है और जी, एक समूह देखता है, जी, दोनों समूह हैं। जी, तो अगर वो दोनों समूह जो किया जा रहा है उससे अपना लिंक नहीं जोड़ पाएंगे, रिश्ता नहीं जोड़ पाएंगे, तो वो एंजॉय नहीं करेंगे। और जी, जब वो एंजॉय नहीं करेंगे तो वो करेंगे नहीं या वो देखेंगे नहीं, जी, है ना? जी, तो इसका मतलब ये है कि इन सारे प्रयोगों के बाद भी आज नाटक की स्क्रिप्ट, नाटक का नाटक के संवाद वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जी, जो लोगों को लोगों से जोड़ते हैं। जी, प्रयोग के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, प्रयोग में कोई मना नहीं कर रहा, जी, प्रयोग को बड़े इंकरेज करते हैं लोग। जी, और वो प्रयोगों का मतलब ये है कि आप एक बड़ा प्रयोग करते हैं तो उसका एक अंश आपको लगता है काम का है, तो जी, आप वो अंश लेते हैं, आप पूरा प्रयोग नहीं लेंगे आप। जी, जी, तो ये जो सारे प्रयोग हो रहे हैं, जी, ये नाटक में कहीं न कहीं जाके कुछ जोड़ेंगे। बेशक। लेकिन नाटक एक समूह द्वारा समूह के लिए किए जाने वाली एक कल्चरल, एक सांस्कृतिक, एक कलात्मक एक्टिविटी जी, है ना? जी, जो दोनों समूहों के लिए मीनिंगफुल होना चाहिए। बिल्कुल, उससे अपने आप को जोड़ें, ये बिल्कुल बात। जुड़े। और विधा चाहे कोई भी हो, आखिरकार कहीं तो उसमें एक बात ही जाती है, एक कहानी, एक बात का होना तो उसमें बहुत ज़रूरी है।
जहाँ तक मैं समझती हूँ। और सही है। साहब, आप अपने समकालीन लेखकों के मुकाबले तकनीक और समय से हमेशा से तालमेल बनाकर चलते आए हैं और इसमें बहुत सहज भी रहे हैं। इवन सोशल मीडिया पर भी आप बहुत एक्टिव हैं। तो इसके पीछे आपकी क्या सोच काम करती है? देखिए, ऐसा है कि जो जिसका काम है वो उसको करना चाहिए, जी। मैं ये मानता हूँ। हुँ। एक लेखक का काम लिखना है तो उसको लिखना चाहिए। जी। तो एक वैज्ञानिक का काम प्रयोग करना है विज्ञान के, उसको करना चाहिए। हुँ। अगर एक एक आदमी जो कुछ कर सकता है, अगर वो नहीं करेगा, हुँ। तो निश्चित रूप से उसका जीवन और उसका समय बेकार जी। है ना? जी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमेशा से हर कलाकार की इच्छा होती है जी। कि उसका काम लोगों तक जाए। जी। सोशल मीडिया आज एक बहुत पावरफुल मीडिया के रूप में उभर के सामने आया है, हुँ। जो प्रिंट मीडिया के मुकाबले में बहुत ज़्यादा जिसका विस्तार है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। हम लोग लिखते थे कहानियाँ पुराने ज़माने में, जी। पत्रिकाएँ छपती थी 3 महीने के बाद, जी। रचना लिखी वो 3 महीने के बाद छपी, 3 महीने 1 महीने में लोगों तक गई, लोगों ने 1 महीने में पढ़ा। तो मतलब एक रचना के ऊपर जो रिएक्शन आते थे, हुँ। उसमें 1 साल लग जाता था, चल 1 कर साल, बिल्कुल। 6, 7, 8 महीने। लेकिन अब आपने लिखा उसको तुरंत सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर या कहीं भी आपने डाला, जी। लोगों ने पढ़ा और लोगों ने उसके बारे में रिएक्ट किया जी। और फिर पढ़ने वालों की संख्या बढ़ गई। हुँ। आज जो मैं लिखता हूँ, कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जिनको 100-100 लोग शेयर करते हैं। तो बिल 100 लोगों ने अगर एक कहानी को शेयर किया, जी। तो आप ये सोच सकती हैं कि उसकी पाठक संख्या पठन कितनी संख्या हो। बहुत, बहुत। इसीलिए नई से नई विधा को जी। एक्सप्लोर करना, वहाँ जाना, वो ज़रूरी है। जी। जी। वैसे आपकी रचनाओं में तो चाहे वो लेखन हो या फिर आपकी पेंटिंग्स हो या फिर आपका अपना वास्तविक जीवन, आप अपने सामाजिक सरोकारों के प्रति बहुत मुखर रहते हैं। लेकिन इसके चलते आप बहुत ज़्यादा आलोचनाओं के भी शिकार हो जाते हैं कई बार। तो इन बातों के प्रति, इन आलोचनाओं के प्रति आपका क्या नज़रिया रहता है? देखिए, आलोचना कुछ आलोचना करने वाले हैं, उनको भी कोई काम होना चाहिए। अगर आप आलोचना करने वालों को कोई काम नहीं देंगे, तो वो क्या करेंगे? जी। बेकार हो जाएँगे वो। इसलिए आलोचना करना तो बड़ा अच्छा काम है। जी। आलोचना करने में सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ करना नहीं पड़ता, जी। है ना? आलोचना करने में कुछ करना नहीं पड़ता, आलोचना कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, असहमति अलग चीज़ है। जी। मैं ये कह सकता हूँ कि आपने जो काम किया उससे मैं सहमत नहीं हूँ, मेरी राय कुछ और है, अलग है। लेकिन जानबूझ करके किसी को मतलब टारगेट करना, जी। बुली करना, आलोचना इस तरह की करना कि जिसका कोई आधार नहीं है, जी। तो हमारे देश में आमतौर से ऐसी आलोचना होती है, खासतौर से हिंदी के लेखकों के बीच में, जी। जो कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बिल है। जी। जी। लेकिन ये कि मैं दरअसल उनकी उसकी बहुत फ़िक्र नहीं करता। जी। और आपको मैं सच बताऊँ, हुँ। बहुत से लोग जो मेरे बारे में बहुत खराब लिखते हैं, जी। मैं उनके नाम भूल जाता हूँ। मुझे पता नहीं चलता कि कौन लोग हैं, क्योंकि मैं उनको पढ़ कर के भूल जाता हूँ जी। और मुझे याद ही नहीं रहता कि वो कौन लोग थे। मैंने कहा होंगे, कोई लोग होंगे, उन्होंने किया है, हो जी। सकता है। अगर ये बात सोशल और प्लेटफ़ॉर्म की है तो मुझे याद पड़ता है जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि आप मतलब सारी जो पोस्ट है या मतलब जो कमेंट्स हैं उन सबको पढ़ते हैं, उनके जवाब देते हैं, जबकि बहुत आसान सा तरीका होता है कि आप उनको ब्लॉक कर दें या अनफ्रेंड कर दें, लेकिन आप ऐसा कभी नहीं करते। देखिए, हाँ, पहले मैं ये मानता था, कुछ हद तक अब भी मानता हूँ, जी। लेकिन मैंने अपने विचार बदले हैं। हुँ। पहले मैं समझता था कि ये जो लोग मुझसे अलग हैं, हुँ। ये भी इसी देश में रहते हैं। जी। अगर मैं ब्लॉक कर दूँगा तभी भी इसी देश में रहेंगे। हुँ। तो इस देश में रहते हैं तो उनके साथ संवाद तो होना चाहिए, है बिल्कुल। ना? जी। संवाद होना ज़रूरी है। जी। लेकिन फिर मैंने अपने विचार बदले कैसे, अब आपको बता रहा जी। हूँ। मुझे ये लगा
कि इन लोगों के विचार इतने कट्टर हैं और ये इस तरह से प्रेरित हैं कि इनमें बदलने की नहीं है संभावना है, बल्कि ये जो मुद्दों को डिफ्यूज करते हैं, है ना, जी सही मुद्दों को ये डिफ्यूज करते हैं। जी जी तो इसलिए इनको बहुत ज्यादा इनकरेज करने की जरूरत नहीं है, जी, तवज्जो देने की क्योंकि जरूरत। आप बात उससे करेंगे जिसको देखेंगे वो ईमानदार है। जी अगर आपको ये पता लग गया कि ये आदमी बेईमान है, ईमानदार नहीं है, ये ईमानदारी से सब बात को नहीं सोच सकता, तो आपकी बात बेकार है, क्या बात करें। बिल्कुल तो जी। इसलिए अब मैं उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखता हूँ। मैं ये कह रहा था कि लेकिन ठीक है, जी जरूर आप असहमत हो, आलोचना करें, मैं बहुत पसंद करता हूँ, जी बल्कि मैं उन लोगों को नापसंद करता हूँ जो प्रशंसा करते हैं। क्यों? जी प्रशंसा से आप कुछ नहीं सीखते हैं। जी मैंने कहा आप बड़े महान हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपने बहुत अच्छा लिखा, जी क्या सीखेंगे आप? कुछ नहीं सीख सकते। लेकिन अगर कोई कमी निकाल रहा है तो उससे आप कुछ सीख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उसकी बात को माने, जी लेकिन आप उसकी बात पर विचार कर सकते हैं। किसी ने कहा कि आपकी भाषा ठीक नहीं है, जी किसी ने कहा कि ये पात्र आपने अच्छा नहीं बनाया, किसी ने कुछ कहा, तो उससे आप सीखते हैं। तो प्रशंसा से नहीं सीखते, निंदा से सीखते हैं। इसीलिए हमारे बड़े कवियों ने कहा कि निंदक न्यारे राखिए, निंदक जो है उनको हमेशा जी पास रखना चाहिए। जी ये बात। आंगन को टी छवाए। जी असगर साहब, आपकी जो जड़ें हैं वो फतेहपुर से जुड़ी हुई हैं और हर साल वहां आप सालाना तौर पे कोई ना कोई आयोजन कराते रहते हैं। तो इसके पीछे मतलब क्या सोच काम करती है, क्या जरूरत महसूस होती है और उसकी क्या उपयोगिता रह जाती है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी देश और समाज में परिवर्तन आता है छोटी जगहों से, गांवों से, कस्बों से, जी छोटे शहरों से। जी बड़े शहरों पर केंद्रित हो जाना वो ठीक नहीं है। छोटे शहरों की जो सांस्कृतिक चेतना है जी उसको सामने लाना वो बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार के कार्यक्रम जो है वहाँ लोगों के अंदर एक सांस्कृतिक चेतना पैदा करते हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करते हैं। वो अपनी परंपरा को, वो अपनी संस्कृति को, वो अपने इतिहास को जी समझते हैं जी और उनको ये खुशी मिलती है, उनके अंदर ये विश्वास होता है कि हम इतने अच्छे या बड़े, या हमने इतना योगदान। जैसे मान लीजिए कि हमारे जिले के एक बड़े अच्छे कवि थे रमानाथ अवस्थी, जी 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 उनके गांव जाके मैंने बात की, उनके गांव में कोई नहीं जानता कि वो इस गांव के थे। तो उनके गांव में जाके फिर मैंने उनका एक पत्थर लगवाया उनके नाम का, जी उनके नाम का उस गांव में एक पत्थर लगवाया, उस पर लिखा हुआ है कि रमानाथ अवस्थी इस गांव के थे, उनकी ये रचनाएं हैं, ये सब है। तो गांव के लोग बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा कि हमें तो पता नहीं था कि एक कवि हमारे गांव में पैदा हुआ, और उसकी तो उनकी कविताएं भी लोगों ने पढ़नी शुरू की, है ना, जी उनके बारे में सोचा भी। तो एक सांस्कृतिक माहौल छोटे शहरों, कस्बों में बनाना बहुत जरूरी है। क्या तो इसी कारण मैं फतेहपुर में ये कार्यक्रम करता हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर। आपका ताल्लुक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया तीनों से ही है और बदकिस्मती से आज ये तीनों ही संस्थान ढेरों सवालों के घेरे में हैं। तो असगर साहब, इस रात की सुबह आप कहाँ देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये तीनों यूनिवर्सिटीज का बड़ा ऐतिहासिक भूमिकाएं रही हैं बेशक है। और तीनों विश्वविद्यालयों की बहुत बड़ी भूमिकाएं रही हैं। जी और विश्वविद्यालय जो हैं वो दरअसल असहमति के गढ़ होते हैं। कोई भी विश्वविद्यालय आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो सत्ता से सहमत हो। जी अगर वो सत्ता से सहमत होगा तो जी वो विश्वविद्यालय ही नहीं है ना। जी जी जैसे फर्ज कीजिए कि दुनिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है बर्कले, जी है ना। जी वहां पर आप जाएंगी तो आप देखेंगी कि वहां पर
विचारों की दुकानें लगी हुई मिलेंगी आप, जी। विचारों की दुकानें। वो कहते हैं आप तरह तरह के विचार हैं, इनके बारे में सोचिए, करिए, जी। मानवता के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो ये विश्वविद्यालय जो है, इनकी जो भूमिका रही है और रहती है, जैसे जामिया ने देखिए राष्ट्रीय आंदोलन में जो काम किया, जी। गांधी जी जामिया के ट्रस्टी थे, है ना। गांधी जी के बेटे देवदास गांधी वहां हिंदी के पहले अध्यापक थे, जी। है ना। तो इस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन में जामिया ने काम किया। जी। जामिया ने गांधी जी के शिक्षा संबंधी आंदोलन को आगे बढ़ाया, है। जी। जेएनयू को आप जानती हैं, जेएनयू आज भी टॉप यूनिवर्सिटीज में है। बेशक। लेकिन आप इन विश्वविद्यालयों से ये अपेक्षा मत कीजिए कि सत्ता के साथ ये कोई कंप्रोमाइज करेंगे। जी। क्यों करें? जी। क्यों करेंगे? ठीक बात। मतलब इनके सवालों का जवाब दीजिए। ये अपने सवालों का जवाब चाहते हैं। जी। ये नहीं चाहते हैं कि आपने जो कह दिया उन्होंने कहा हाँ ठीक है मानते हैं। हाँ, वो अंतिम ये तो सत्य एक है। हाँ, ये तो एक सभ्य समाज की पहचान है कि जी। वो सवाल करता है। जी। बेशक। सवाल करना एक सभ्य तंत्र में इतना तो बनता है कि हम सवाल कर सकें। हाँ, और देखिए असभ्य की पहचान ये है कि वो सवालों को दबाता है। सच असभ्य सवाल नहीं करता है। जी। जी। तो मुझे लगता है कि उन विश्वविद्यालयों को सवालों के जवाब दिए जाने चाहिए। हिंसा या आतंक या मारपीट या दबाना ये कोई सभ्य समाज का सलूशन नहीं है। ये डेमोक्रेसी में नहीं होता, ऐसा जी। करना नहीं चाहिए। जी। ये बात। असगर साहब, आपकी कहानियों के जरिए मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान आपके लिए ये बिल्कुल उस घर जैसा है जिसके आंगन में सिर्फ एक दीवार खड़ी हुई है, दिल आज भी साझे हैं। तो आज जो वर्तमान हालात हैं, आप आज इन दोनों देशों के रिश्ते को किस तरह से देखते हैं? देखिए, रिश्ते को दो तरह से देखना चाहिए मेरे विचार से। जी। एक तो देखना चाहिए लोगों के बीच में और एक देखना चाहिए सरकारों के बीच में। जी। सरकारों के बीच में जो रिश्ता है, क्या वही सच्चाई है? नहीं। बड़ा सवाल है। लोगों के बीच में जो रिश्ता है उसको आप क्या मानेंगे? क्या वो सच्चाई नहीं है? है ना। जी। आज अगर आप दोनों देशों के बीच में बॉर्डर आने जाने के लिए खोलिए, रिस्ट्रिक्शंस के साथ खोलिए, तो आप देखिएगा कि लाखों पाकिस्तान के लोग भारत आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। लाखों यहाँ के लोग वहां जाना चाहते हैं। बेशक। तो ये सांस्कृतिक रूप से ये पूरा उपमहाद्वीप जो है वो एक है। जी। सांस्कृतिक रूप से। जी। तो कम से कम हम इसकी सांस्कृतिक एकता के पक्ष में तो रहें। हमने इसकी सांस्कृतिक एकता को भी तोड़ने का निर्णय कर लिया है। जी। अपनी राजनीति के चलते हम इसकी सांस्कृतिक एकता तोड़ना चाहते हैं, जो बहुत खतरनाक काम है। जी। 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 आपने पढ़ा होगा, रघुवीर साहब की बड़ी मशहूर कविता है जी। कि पैदल आदमी, भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बारे में है जी। कि हम इधर से उधर और उधर से इधर लोगों को भेजेंगे हथियार लेकर, है ना, या हम उनको हवाई जहाज से भेजेंगे। जी। लेकिन हम पैदल आदमी को, निहत्थे आदमी को इधर से उधर और उधर से इधर नहीं आने देंगे। अगर ऐसा हो जाएगा तो पता नहीं इन दो देशों की सरकारों का क्या हो। क्या बात है, वाह। है ना। ये कविता है उनकी, रघुवीर साहब की। तो सवाल ये है कि लोगों के बीच के संबंध जो हैं उनको महत्व देना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि सरकारें ये समझती हैं कि केवल वे जो संबंध बना रही हैं वही वास्तविक संबंध है। ऐसा नहीं जी। लाहौर में आप जाइए, पता चले कि आप भारत से आई हैं तो बहुत से दुकानदार आपसे पैसे नहीं लेते। चाय की दुकान में आपसे कहते हैं, आप कह रहे आप तो हमारे मेहमान हैं। क्या है ना। कितनी खूबसूरत तो बात। कहने का मतलब ये है कि दोनों देशों के बीच में बहुत बड़े गहरे रिश्ते हैं, जिज्ञासाएं हैं। जी। कविता ले लीजिए आप,
आप संगीत ले लीजिए, आप साहित्य ले लीजिए, दोनों की विरासत कॉमन है। बेशक। चंडीगढ़ में जो यूनिवर्सिटी में पंजाबी साहित्य पढ़ाया जाता है, जी। उसमें पाकिस्तान में लिखा हुआ पंजाबी साहित्य भी पढ़ाया जाता क्या बात है ना? बहुत तो सुंदर। कहने का मतलब ये है कि सांस्कृतिक एकता है दोनों देशों के बीच में, जी। जिसको हमें बल देना चाहिए। बेशक। असगर साहब, अब चलते चलते मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है। हालांकि जहां तक मैंने आपके स्टूडेंट से बात की है, आपके पढ़ाने के तौर तरीके, आपकी शख्सियत के बीसियों बहुत दिलचस्प किस्से सुनने को मिलते हैं। और जब आप कलम उठाते हैं तब तो आप पूरी दुनिया जानती है कि आप समय समाज की पूरी दूरियां नाप डालते हैं। लेकिन जिस वक्त आप सिर्फ एक टीचर होते हैं, उस वक्त आप अपने आप को कैसे देखते हैं, कहाँ देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि टीचर होना जो है वो कई मानों में इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप युवाओं से संवाद करते हैं, है ना? जी। युवाओं से संवाद करना आज की तारीख में बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सभी कहते हैं भविष्य वही है। जी। और हम जानते हैं कि आज के समय में माता पिता के पास समय नहीं है युवाओं से, अपने बच्चों से बात करने का। अगर टीचर के पास भी समय नहीं होगा तो उनको जो मूल्य मिल रहे हैं, जो वैल्यूज वो पाएंगे, वो मार्केट से पाएंगे। मार्केट की वैल्यूज होंगी जी। कि मार्केट की वैल्यूज आप जानती है क्या है ना? जी। बाजार के जो मूल्य हैं जी। वो उनको मिल जाएंगे। तो इसलिए जब भी मैंने जहां जहां भी पढ़ाया, तो स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स स्टूडेंट्स के साथ मेरे संबंध क्लासरूम से बाहर जी। ज्यादा अच्छे रहे क्लासरूम के अंदर की तुलना में। क्या? क्लासरूम के अंदर तो एक औपचारिकता होती है, एक सिलेबस है जो आपको पढ़ाना है, जी। लेकिन क्लासरूम के बाहर जी। तो पूरी दुनिया के विषय हैं, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या है, वो सब आप बात कर सकते हैं। तो छात्र भी ये प्रेफर करते हैं कि वो चाय के ढाबे पर बैठकर बात करें, जी। है ना? जी। तो चाय के ढाबे पर जो क्लास होती है वो क्लास ज्यादा अच्छी है, ज्यादा बड़ी क्लास है, ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास है बनिस्बत उसके जो बंद कमरे में क्लास होती है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। असगर साहब, आपसे बात करके हमें बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत नई चीजें जानने, समझने, सीखने का मौका मिला। आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।